नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम आपकी 12वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक है मानव भूगोल का 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं? 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या का प्रवास एवं मानव विकास। ठीक है, जिसमें हम प्रवास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चाएं करेंगे? प्रवास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हैं प्रवास का अर्थ, परिभाषा, संकल्पना और प्रवास के भेद। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम प्रवास के अर्थ से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें। मानव या मानव समूह द्वारा, मानव या मानव के समूह द्वारा अपने निवास के उद्देश्य से, अपने निवास के उद्देश्य से अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बस जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ठीक है ना? कहता मनुष्य द्वारा या फिर मानव समूह के द्वारा, ठीक है ना, मनुष्य के समुदाय द्वारा अपने निवास के उद्देश्य से, उद्देश्य क्या उसका? निवास के उद्देश्य से अपने मूल स्थान कौन सा है? जिस पर व्यक्ति पहले रहता था, जहां समाज पहले रहता था, वो स्थान कौन सा स्थान कहलाता है? मूल स्थान कहलाता है। कि अपने मूल स्थान को छोड़कर, ठीक है ना, मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर, मूल स्थान को छोड़ दिया और उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है ना? प्रवास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सीधे सरल शब्दों में दूसरे स्थान पर बस जाना। शॉर्टकट में याद कर सकते हैं आप। ठीक है ना? अगर अर्थ पूछता है एग्जाम्स में कि प्रवास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, प्रश्न आते हैं बेटा, इस तरह के छोटे प्रश्न आते हैं। एक दो बार एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न आया भी है, प्रवास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है बेटा, है ना? मानव या मानव समूह द्वारा अपने निवास के उद्देश्य से अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ठीक है ना? प्रवास स्थायी हो सकता है या फिर अस्थायी हो सकता है। ठीक है ना? स्थायी रूप से जाकर के बस सकते हैं लोग, या फिर अस्थायी भी हो सकता है। ठीक है ना? कुछ समुदाय, कुछ जातियां अस्थायी रूप से प्रवास करते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, ठीक है ना, कुछ साल के लिए, वो अस्थायी हो गया। और स्थायी तमाम उम्र के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, उसको स्थायी निवास कहते हैं। ठीक है ना? स्थायी हो सकता है या फिर अस्थायी हो सकता है, अल्पकालीन हो सकता है या फिर दीर्घकालीन हो सकता है। ठीक है ना? प्रश्न आया था एक बोर्ड की एग्जाम्स में कि दिक् परिवर्तन क्या है, ये प्रश्न आया था। ठीक है ना? दिक् परिवर्तन,
दिक् परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ है दैनिक परिवर्तन। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की चाह में चले जाते हैं, सुबह जल्दी ही निकलते हैं वो, ठीक है ना, और कार्य शुरू होने से पहले वो लोग पहुंच जाते हैं, अर्थात 8 या 9 बजे नगरीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहां एज ए मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। शाम को वापस वो अपने घर आते हैं ना। इस तरह से कुछ एक लोग सुबह निकलते हैं अपने घर से नगरीय क्षेत्रों की ओर सिर्फ रोजगार करने के लिए चले जाते हैं और शाम को वापस घर आते हैं, उसको दिक् परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अल्पकालीन यानी 1-2 दिन के लिए हो सकता है, या दीर्घकालीन अधिक समय के लिए हो सकता है। स्थानीय हो सकता है या फिर प्रांतीय हो सकता है, ठीक है ना। स्थानीय राज्य की सीमा रेखाओं के अंदर, प्रांतीय देश की सीमा रेखाओं के अंदर, ठीक है ना। पढ़ क्या रहे हैं हम, प्रवास के बारे में पढ़ रहे हैं। कहता प्रवास में 2 स्थान होते हैं। प्रवास में कितने स्थान होते हैं? प्रवास में 2 स्थान होते हैं। 2 स्थान होते हैं। प्रवास में 2 स्थान होते हैं। कितने स्थान होते हैं? 2 स्थान होते हैं। एक स्थान होता है मूल स्थान। एक स्थान कौन सा होता है बेटा? मूल स्थान। और दूसरा स्थान होता है पहुंचने का स्थान। ठीक है ना। एक स्थान तो मूल स्थान होता है और दूसरा कौन सा होता है? पहुंचने का स्थान। मूल स्थान इसको उद्गम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गम बोलते हैं, यानी उद्गम स्थल है। और पहुंचने का स्थान इसको क्या बोलते हैं? गंतव्य स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंतव्य स्थल बोलते हैं। पढ़ क्या रहे हैं हम? प्रवास के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात प्रवास का अर्थ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। प्रवास में 2 स्थान होते हैं, एक मूल स्थान और दूसरा पहुंचने का स्थान। मूल स्थान को उद्गम स्थल भी कहते हैं और पहुंचने के स्थान को गंतव्य स्थल भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रवास में कितने स्थान होते हैं? 2 स्थान होते हैं, ठीक है। प्रवास को प्रव्रजन या प्रवसन या स्थानांतरण या माइग्रेशन या फिर माइग्रेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है बेटा, हमने पढ़ा सिर्फ प्रवास के बारे में, बच्चा पढ़ रहा है प्रवास के बारे में, सिर्फ प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि प्रव्रजन से क्या तात्पर्य है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, प्रव्रजन क्या है? प्रव्रजन, इसको कई बार प्रवसन भी लिखते हैं, इसको स्थानांतरण भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में माइग्रेशन भी कहते हैं, लेकिन कई बार हिंदी में लिख दिया जाता है कि माइग्रेशन से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। तो प्रव्रजन को और प्रवास को और किन किन नामों से जाना जाता है? प्रवास को प्रव्रजन भी कहते हैं, प्रवसन भी कहते हैं, स्थानांतरण भी कहते हैं और माइग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रवास की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? प्रवास की परिभाषा पढ़ेंगे। अर्थ हमने पढ़ लिया बेटा, पढ़ेंगे क्या? परिभाषा। आपकी पुस्तक में बोंग महोदय द्वारा दी गई परिभाषा है। परिभाषा किसने दी है? बोंग द्वारा दी गई प्रवास की परिभाषा। ठीक है ना। परिभाषा किसने दी है? बोंग ने दी है। किसकी परिभाषा? प्रवास की परिभाषा, ठीक है ना। क्या है परिभाषा?
कहता है एक मानव समूह द्वारा अपने मूल स्थान को त्याग करने का मतलब क्या होता है? छोड़ना। ठीक है ना? लेकिन परिभाषा में जो शब्द लिखा रहता है वही आपको लिखना होता है, इसीलिए परिभाषा में लिखा है अपने मूल स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। ठीक है ना? ये किसने परिभाषा दी है बेटा? बॉम महोदय ने परिभाषा दी है। किसकी परिभाषा दी है? प्रवास की परिभाषा दी है। क्या दी है? कहता है एक मानव समूह द्वारा, ठीक है ना, एक मानव समूह द्वारा अपने मूल स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बस जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है ना? तो ये क्या होगी? प्रवास की परिभाषा। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे प्रवास की संकल्पना। क्या पढ़ेंगे? प्रवास की संकल्पना पढ़ेंगे बेटा। प्रवास का अर्थ हमने पढ़ लिया, प्रवास की परिभाषा हमने पढ़ ली, पढ़ेंगे क्या? संकल्पना पढ़ेंगे। ठीक है ना? और लास्ट में अपन पढ़ेंगे प्रवास के भेद। तो पढ़ते हैं अपन प्रवास की संकल्पना, यानी प्रवास की यूं कहें हम धारणा, कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? प्रवास की संकल्पना पढ़ेंगे। कहता है प्रवास की अवधारणा नई नहीं है, अपितु प्राचीन है। और प्राचीन कितने? इतिहास से पहले की। ठीक है ना? इसलिए कहते हैं प्रवास प्रागैतिहासिक काल से ही होता रहा है। प्रवास है प्रागैतिहासिक काल से ही होता रहा है, अर्थात मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से ही विभिन्न कारणों से प्रभावित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होता रहा है। ठीक है ना? पढ़ क्या रहे हैं हम? प्रवास की धारणा पढ़ रहे हैं, प्रवास की संकल्पना पढ़ रहे हैं। कहता है प्रवास की संकल्पना प्राचीन है। कितनी प्राचीन है? प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य प्रवास करता रहा है, यानी इतिहास से पहले के काल से ही मनुष्य प्रवास करता रहा है। लेकिन क्यों करता रहा है?
विभिन्न कारणों से प्रभावित होकर, ठीक है ना, विभिन्न कारणों से प्रभावित होकर के, विभिन्न कारण कौन कौन से बेटा? भौतिक कारक, ठीक है ना। मनुष्य प्रवास क्यों करता रहा है? विभिन्न कारणों से प्रभावित होकर के, भौतिक कारणों से प्रभावित होकर के मनुष्य प्रवास करता रहा है, ठीक है ना। आर्थिक कारणों से प्रभावित होकर के मनुष्य प्रवास करता रहा है, या फिर राजनीतिक कारणों से प्रभावित होकर के मनुष्य प्रवास करता रहा है, या फिर सामाजिक कारणों से प्रभावित होकर के मनुष्य प्रवास करता रहा है। अर्थात विभिन्न कारणों से प्रभावित होकर के मनुष्य इतिहास से पहले के काल से ही प्रवास करता रहा है। तो विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? विभिन्न कारण है भौतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और सामाजिक कारक। भौतिक कारक कैसे प्रभावित करता है बेटा प्रवास को? सुन लें आप। कहता मान लीजिए कोई क्षेत्र है, देश या प्रदेश है, वहां प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अर्थात प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं, जिसके कारण वहां मनुष्य रहना नहीं चाहता, इसीलिए वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ देता है। अर्थात जहां तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, सुनामी आती है, भूस्खलन हो जाता है, जमीन खिसक जाती है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी फटते हैं, जहां वहां मनुष्य नहीं रहना चाहता और वो उस स्थान को छोड़ देता है, ठीक है ना। इसके कारण भी प्रवास होता है, ठीक है ना। भौतिक कारण समझ में आ गया क्या? कि नदियां हैं वो मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, बाढ़ आ जाती है हर साल, या फिर हर साल अकाल की स्थिति उत्पन्न रह जाती है, जिसके कारण मनुष्य वहां रहना नहीं चाहता और स्थान छोड़ जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि भौतिक कारक हम किसको प्रभावित करते हैं? प्रवास को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। और करते रहे कब से? अतीत काल से ही। आर्थिक कारक तथा मनुष्य जीवन यापन के लिए, किसके लिए? जीवन यापन के लिए प्रवास करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में अस्थायी प्रवास या अस्थायी अधिवास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनमें जिक्र आएगा कि मनुष्य जीवन यापन के लिए अस्थायी अधिवास बनाता है, या मनुष्य जीवन यापन के लिए अस्थायी रूप से प्रवास करता है, ठीक है ना। अपने पशुओं के काफिलों को लेकर के चारे और पानी की तलाश में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है, जहां कहीं भी चारा पानी मिलता है वो लोग रह जाते हैं ना, ठीक है ना। तो कहता है मनुष्य आर्थिक कारण यानी जीवन यापन के लिए प्रवास करता है, अर्थात जहां जीवन यापन के स्रोत हैं वहां चला जाता है, अर्थात जहां रोजगार मिलता है व्यक्ति को। क्या मिलता है? रोजगार मिलता है, उन क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी जनसंख्या का स्थानांतरण किस तरफ होता है? उस तरफ होता है जिस तरफ व्यक्ति को क्या मिले? रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले, वहां की ओर जनसंख्या स्थानांतरित हो जाती है। राजनीतिक कारण है वो भी प्रवास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था विश्व जनसंख्या वितरण में कि शांति और व्यवस्थाएं जनसंख्या वितरण में घनत्व को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह की बात हमने पढ़ी थी। कहते जिन राष्ट्रों में शांति व्यवस्था पाई जाती है उन्हें राष्ट्रों में पर्याप्त जनसंख्या निवास करती है, अर्थात जिन क्षेत्रों में अगर मान लीजिए सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, अशांति पाई जाती है, राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है, तो उस स्थान को व्यक्ति छोड़ देता और कहीं दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो राजनीतिक कारणों से भी व्यक्ति प्रभावित होकर के प्रवास करता है। इसके अलावा सामाजिक कारणों से प्रभावित होकर के मनुष्य प्रवास करता है, ठीक है ना। सामाजिक कारण कौन से हैं? उनके समाज के व्यक्ति पलायन कर गए, चले गए, दूसरे स्थान पर चले गए, अकेला है वो भी पलायन कर जाता है, ठीक है ना। या उनके समाज के लोग वहां रहते थे, यहाँ मजदूरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए आए थे, लेकिन किसी कारणवश गांव में रोजगार की व्यवस्थाएं होगी, इसलिए लोग बाग चले जाते, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रवास के भेद। क्या पढ़ेंगे? प्रवास के भेद पढ़ेंगे। ध्यान दें भाई, प्रवास के दो भेद हैं। एक तो है प्रवास, दूसरा है अप्रवास।
ठीक है ना। सबसे पहले हम उत्प्रवास पढ़ते हैं। ठीक है ना। प्रवास के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। आ को आ से जोड़ लें बेटा। आ का मतलब हो गया आना। आ का मतलब क्या हो गया? आना। ठीक है ना। बच गया वो उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब आना। ठीक है ना। इतना आप याद रखें। लेकिन उत्प्रवास को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। उत्प्रवास का मतलब होता है चले जाना। इसको याद रखें। ठीक है ना। परिभाषा पसंद आता है छोटा। उत्प्रवास को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे आप? सुन लें। प्रवास की वह प्रक्रिया, प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है ना। उत्प्रवास में क्या बताया बेटा? कहता प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? आप्रवास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आप्रवास पढ़ेंगे। उत्प्रवास का मतलब क्या हो गया? चले जाना। उत्प्रवास का उल्टा है आप्रवास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आ जाना। ठीक है ना। समझ रहे हैं क्या? उत्प्रवास हमने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? आप्रवास पढ़ेंगे। आप्रवास का मतलब क्या क्या कहलाता है बेटा? आ जाना। ठीक है ना। परिभाषा कैसे लिखेंगे? प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य अपने बाह्य स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो उसे आप्रवास कहते हैं। एक परिभाषा में दूसरी परिभाषा निकल गई ना, सिर्फ थोड़ा सा पैर बदल लिया हमने। आप्रवास प्रवास की वह प्रक्रिया जिसे मनुष्य अपने बाह्य स्थान को, कौन से स्थान को? बाह्य स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आप्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आप्रवास कहते हैं। ठीक है ना। उत्प्रवास की परिभाषा में यहां सिर्फ उत्प्रवास लिखा था और वहां क्या लिखा था? अपने मूल स्थान लिखा था। इतना ही अंतर है। एक परिभाषा से दूसरी परिभाषा आप निकाल सकते हैं। फिर से सुन लें। उत्प्रवास का मतलब होता है चले जाना। आप्रवास का मतलब क्या होता है? आ जाना। पढ़ क्या रहे हैं हम? प्रवास। प्रवास में क्या होता है? सिर्फ आना और जाना होता है। आना और जाना। उत्प्रवास चले जाना, आप्रवास आना। ठीक है ना। परिभाषा मैंने आपको बताई दी। थोड़ा सा ध्यान दें और क्लियर करते हैं इस चीज को। थोड़ा सा ध्यान दें। एक उदाहरण देता हूं आपको उत्प्रवास और आप्रवास का। मोहित नाम का कोई एक बच्चा है। मोहित कोई बच्चे का नाम है। वो भारत रहता है। कहाँ रहता है? भारत। और कहां चला गया? जापान चला गया। ठीक है ना।
तो भारत में तो क्या कर रहा है वो, उत्प्रवास कर रहा है। भारत में तो वो उत्प्रवासी है, जा रहा है, ठीक है ना, चले जाना यानी जा रहा है, उत्प्रवास कर रहा है। लेकिन जापान में क्या क्या कर रहा हो, आया है, पहुंचा है, तो जापान में क्या हो गया उसका, आप्रवास। यानी भारत में तो वो उत्प्रवासी है, भारत में तो वो क्या है, उत्प्रवासी, और जापान में आप्रवासी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मोहित नाम का कोई बच्चा भारत से जापान जा रहा है, तो भारत में तो क्या कहलाया वो, उत्प्रवासी, और जापान में क्या कहलाया, आप्रवासी, ठीक है। प्रश्न आता है कई बार, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, प्रश्न कई बार आता है एग्जाम्स में, अब की बार भी आ सकता है, अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। प्रवास से किसी क्षेत्र की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, या यूं कहें प्रवास से जनसंख्या संबंधित क्या परिवर्तन आता है, या यूं कहें प्रवास से जनसंख्या की विशेषताओं में कौन कौन सा परिवर्तन आता है। थोड़ा सा यहां समझ ले, मैं समझाऊंगा आपको। यहां से यहां गया है कौन, मोहित, तो यहां की जनसंख्या कम हुई कि नहीं हुई, अरे हुई कि नहीं हुई, हुई ना, और यहां की जनसंख्या बढ़ी, ठीक है ना। मान लीजिए पहले यहां कुल जनसंख्या 100 थी और यहां भी कुल जनसंख्या 100 थी, तो यहां तो एक माइनस हो गया ना, मोहित चला गया और यहां आ गया, तो इसमें प्लस होगा कि नहीं होगा, तो कुल जनसंख्या यहाँ कितनी होगी, 101, और यहां माइनस होगी तो जनसंख्या कितनी होगी, 99, अर्थात यहां तो जनसंख्या कम हो जाएगी, यहां जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना। 100 में मान लीजिए 50 तो स्त्रियां हैं और 50 ही क्या है, पुरुष हैं, तो पुरुषों में तो एक व्यक्ति बढ़ गया, पुरुष कितने हो गए 51, और महिलाएं कितनी बच गई 50, अर्थात लिंग अनुपात असंतुलित हो जाएगा, यहां महिलाओं की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन यहां महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। कैसे, 50 तो पुरुष थे और 50 ही क्या थी, महिलाएं, लेकिन पुरुष एक कम हो गया, कौन, मोहित कम हो गया, तो पुरुष कितने बचे 49 और महिलाएं कितनी बची 50, अर्थात यहां महिलाओं की संख्या क्या होगी, अधिक, अर्थात लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है, यहां जनसंख्या कम हो जाती है और यहां जनसंख्या बढ़ जाती है ना। इस तरह से आप अपने विवेक से इस तरह के प्रश्न के आंसर दिया करो, ठीक है ना। यहां जनसंख्या क्या होगी, कम, और यहां जनसंख्या क्या होगी, अधिक, और यहां महिलाओं की संख्या अधिक होगी, यहां महिलाओं की संख्या कम होगी, यहां प्राकृतिक संसाधनों पर भार कम हो जाएगा, यहां प्राकृतिक संसाधनों पर भार बढ़ जाएगा। यह प्रवास से जनसंख्या संबंधित परिवर्तन आता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।